हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट 22 हमारे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट 22 और हमारे जो यूट्यूब पर टेस्ट चल रहे हैं उसका हम 14वां भाग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 11,500 MCQ का प्रैक्टिस सेट लिया होगा, तो अगर ये वाला टेस्ट आपको लगाना है तो टेस्ट नंबर 22 निकाल के लगा लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 21 से 25 तक के टेस्ट बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, राल या रेजन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? चीड़ से, देवदार से, बोरास के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से? तो जो राल या रेजन प्राप्त होता है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। जो रेजन होता है एक गोंद के समान एक पदार्थ होता है। जो रेजन होता है ना, एक गोंद के जैसा एक पदार्थ होता है, हाइड्रोकार्बन युक्त, जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी वृक्षों से राल जो है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद बनाने में, लकड़ी के रोगन बनाने में, तारपीन का तेल बनाने में और अगरबत्ती बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्वभाग इसमें से कौन सा है? राजस्थान का जैसलमेर, जम्मू कश्मीर का लद्दाख, मध्य प्रदेश का जबलपुर या गुजरात का कच्छ? भारत का इनमें से सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो जैसलमेर राजस्थान का भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। ये भारत के पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है वो पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा ज़्यादा शुष्क है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पे। और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? कब कम होता है? स्थल समीर, समुद्र समीर, तटों पर कम आबादी या स्थल समीर तथा समुद्र समीर दोनों? तो देखो, तटीय क्षेत्रों में किस चीज़ के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? तो ये होता है स्थल समीर के दौरान। जो धरती पर जो हवा चलती है ना, उसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती हैं, मतलब जो रात में ठंडक हो जाती है, जिससे हवाएं उत्पन्न होती हैं ठंडी। रात में जल की अपेक्षा स्थल जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके कारण हवाएं जो होती हैं वो समुद्र की ओर चलने लगती हैं स्थल से। इसलिए तटीय क्षेत्रों के जो पास स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत का जो मेघालय है, मेघालय राज्य का एक मासिन राम नाम की जगह है। मेघालय में क्या जगह है? मेघालय में मासिन राम नाम की जगह है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। और औसत वर्षा की बात की जाए तो लगभग 11,800 मिलीमीटर औसत वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है। अगला है, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे अधिक जल होता है चिकनी मिट्टी से प्राप्त। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से होता है, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है वो जल को बहुत ज़्यादा धारण कर लेती है, मतलब अंदर अपने में समा लेती है। यही कारण है कि सबसे अधिक जल पौधों को चिकनी मिट्टी से ही प्राप्त होता है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः जुताई की मिट्टी बोला जाता है? स्वतः जुताई की मिट्टी किसको बोला जाता है? तो कपास की जो काली मिट्टी होती है उसको स्वतः जुताई की मिट्टी बोला जाता है। किसको? कपास की काली मिट्टी को। कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये वन शीत और शुष्क ऋतु में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, मतलब इनमें सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन विरल होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये वन तो क्या होते हैं? घने होते हैं, सघन होते हैं। तो केवल दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। इनमें रोजवुड, महोगनी इस प्रकार के वृक्ष आते हैं। अगला है, कौन सी नदी ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है? गंगा तो नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी नहीं बनाती है, महानदी भी नहीं बनाती। जो ताप्ती नदी है वो ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। तो ऐसे मतलब जो ऐसी बहाव जो भ्रंश घाटियों में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, भ्रंश घाटियों से जो बहने वाली नदियाँ होती हैं, अब जैसे कि यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे नदी है, अब ये ऐसी नदी जो घाटियों से होके आती हैं, तो वो समुद्र में मिलने से पूर्व एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको ज्वारनदमुख या एस्चुरी बोलते हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये बैतूल ज़िले के जो मुल्ताई पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। सतपुड़ा का हिस्सा है मुल्ताई पहाड़ी, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग 724 किलोमीटर समांतर प्रवाहित होती है।
और महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में मिल जाती है। तो याद रखना कौन सी, एक नाप्ती बनाती है और एक नर्मदा। भारत की ये दो मेन नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, बाकी कोई भी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, मतलब झीलों का ज़िले के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है नैनीताल। कौन सा? उत्तराखंड राज्य में है ये नदी नैनीताल, और भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि चारों ओर से झीलों से घिरा होता है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है। नैनीताल की ही प्रमुख झील एक नैनी नाम की झील है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो कर्नाटक स्थित जो जोग प्रपात है वो शरावती नदी पर है। कर्नाटक में जो जोग प्रपात है वो कहाँ पर है? शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात है। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और ये 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। तो जोग प्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं और इसकी जो लंबाई है वो है 273 मीटर, मतलब ये ऊंचा 273 मीटर है। अगला है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेगोंग, पुलिकट, कोलेरू या वेम्बनाड? तो वेम्बनाड जो झील है जो कि केरला में स्थित है। कहाँ पे है ये वेम्बनाड झील? केरला में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। जो वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ पे है ये? केरल में है और यहाँ पर कयाल बनाए जाते हैं। कयाल बनाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसको पुनमदा झील भी बोलते हैं। कौन सी नदी इनमें से ज्वारनदमुख बनाती है? अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वारनदमुख बनाती है। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? मतलब मध्य भारत से तो निकलती है और यमुना गंगा में मिलती है, तो इनमें से ये कौन सी है? नहीं आएगा। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली निम्नोक्त में से कौन सी नदी में जो मध्य भारत से निकलती है और यमुना या गंगा में मिल जाती है? तो घाघरा नहीं है, मध्य भारत से नहीं निकलती, बिहार से है। गोमती भी नहीं है। बेतवा ऐसी नदी है जो मध्य भारत से निकलती है और किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है बेतवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। ये जो अभी जो टेस्ट करा रही हूँ ये इसी से करा रही हूँ, जो टेस्ट नंबर 22 है। इसके मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा दिए, आप इसको ले सकते हैं। 11,000 MCQ का ये प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज ये टेस्ट तैयार किए गए हैं, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज ये टेस्ट हैं। हर यूनिट के करीब 1,000 प्लस प्रश्न है, जिसमें यूनिट 6 के करीब 1500 1600, यूनिट 8 के करीब 1300 1400, ऐसे ही यूनिट 1 के करीब 1400 1500। इस प्रकार जो यूनिट नई जोड़ी गई हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है, क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं, चाहे करंट हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो MP भारत की, और चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे यूनिट 7। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो ये टेस्ट आपको एक साथ मिलते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है और 1399 प्लस कोरियर इसकी हार्ड कॉपी है। इसको आप घर पे भी मंगा सकते हैं या आप स्वयं सॉफ्ट कॉपी लेके आप खुद भी प्रिंट करा सकते हैं। एक साथ आपको ये पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। हर यूनिट के 1000 प्लस MCQ हैं। इसको ज़रूर लगाइएगा एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जितना ज़्यादा 1 महीने ही मुश्किल से बचा हुआ है। जितना आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक? क्या कारण है? तो ये प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ लाती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ये बंगाल में बहती है और वर्षा ऋतु में ये बाढ़ के कारण एक भयंकर तबाही मचा देती है। इसका जो दामोदर नदी है उसका उद्गम जो होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। आश्चर्यजनक पठार बोला जाता है, खनिजों का भंडार बोला जाता है छोटा नागपुर पठार को। अगला है, खारी नदी जिसके अब्बाह तंत्र का अंग है वह कौन है? मतलब खारी नदी किसके अब्बाह तंत्र का अंग है? कहाँ पे जाके ये मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। खारी नदी कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है और पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, खारी नदी किसका है? बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी का अववाह तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियसली पहले भी पूछी जा चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, कमेंट करके एक आंसर बताइएगा कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। जैसे गोदावरी की 1465 है, ऐसे कावेरी नदी की कितनी है? जैसे नर्मदा की हमारे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1077 और भारत की बात की जाए तो 1365 है। ऐसे कावेरी नदी की लंबाई कितनी है आपको बताना है। कावेरी नदी ये गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है और इसको दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आपको हमें ये बताना है कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। ज़रूर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ये बता चुकी हूँ मैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उसका नाम है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी? किस नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? जो कि दो भारतीय राज्यों की सीमा पर मिलती है, ऐसी कौन सी है? तो वो है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये बनती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में नहीं मिलती है? नहीं, देखो, नर्मदा भी मिलती है अरब सागर में, ताप्ती भी मिलती है, पेरियार भी मिलती। कावेरी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं मिलती, बल्कि ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी है। अगला क्या है? कयाल। ये भी क्वेश्चन एक बार पीएससी पूछ चुकी है। कयाल एक केरल की लैगून है। कयाल क्या है? केरल की लैगून है। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और कैलाश पर्वत में माला में स्थित मानसरोवर झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसके जो अब्बाह है, भारत में कितनी बहती है? ये 700 किलोमीटर तक बहती है भारत में। पाकिस्तान को ये पूरा सिंचित करती है और उसके बाद मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। कौन से जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्ण रेखा पर है, बिल्कुल नदी जो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा पर है, बिल्कुल सही है। जोना जो है वो राहु पर है, राहु नदी पर है। दसोंग जो है वो कांची पर है। लोध जलप्रपात या जिसको बूढ़ा घाटी जलप्रपात बोलते हैं, ये झारखंड के लातोहर में है, बाकर में नहीं है। तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर व्हाट्सएप पर सेव भी करा दीजिए। यहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगला है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? रजरप्पा जो है वो दामोदर और भेड़बी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये झारखंड में है। रजरप्पा कहाँ पर है? झारखंड में है, और ये दामोदर और भेड़ नदियों के संगम पर स्थित है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन देशों के होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन देशों से गुजरती है? चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है, और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर की झील का नाम है लोकटक, और इस पे ही कायबुल लामझाओ नाम का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो विश्व का तैरता हुआ अभ्यारण्य है पहला। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है क्या है? सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल में बहती है।
चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो उत्तर प्रदेश में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है, राजस्थान में भी बहती है। तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको इसलिए डाला है, हमारे मेंस के नोट्स तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार के नोट्स पूरे तैयार हुए हैं। हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम्स है, जिस तरह से एग्ज़ाम में आंसर लिखना है उस तरह से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से ये 2 मार्कर के क्वेश्चन, 2 मार्कर के करीब 550 प्रश्न हमने कवर किए हैं। बहुत ही शानदार। और ये जो पेपर 4 का भी तैयार हुआ, ये पेपर 4 में टोटल आपको ये 4 बुकलेट मिलेंगी। लगभग इसमें 1000 पेजेस रहेंगे। जो पहला वॉल्यूम दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, इसमें जो करीब 500 प्लस पेजेस हैं। दूसरा वाला जो वॉल्यूम है उसमें करीब 300 पेजेस हैं। ऐसे ही इनमें जो केस स्टडी हल केस स्टडी हैं, और इनमें भी इसको भी बहुत अच्छे से तैयार किया गया है केस स्टडी को, जिस प्रकार का सिलेबस है। और 2 मार्कर के मैंने आपको बताए हैं करीब 550 प्लस प्रश्न है, 1000 प्लस पेजेस हैं। इस तरह का आपको 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी और इस प्रकार से आपको ये इस तरह के नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी नहीं लिए हो थ्योरी, तो आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हस्तनिर्मित मानचित्र, बुलेट फॉर्म का प्रयोग करते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर जो लोग भी मेंस के नोट्स की हमारा ये तीसरा संस्करण है, इसके पहले 2 सिलेबस के अनुसार हमारे ये नोट्स तैयार हो चुके हैं, और उसको और ही ज़्यादा अपडेट करके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक बुकलेट को तैयार किया है। तो जो भी अपना मेंस का नोट्स बुक करना चाहते हैं, प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं, या हमारा जो प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, वो लोग आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सांवर लवण झील है जो कि बहुत खारी होती है, उसको लवण झील भी इसलिए ही बोला जाता है। जो सांवर लवण झील है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में। सांवर लवण झील कहाँ पर स्थित है? तो जो सांवर लवण झील है, जिसको हम खारी झील भी बोलते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान की राजधानी जो जयपुर में ये स्थित है। और खारे पानी की झील या लवड़ी झील इसको बोलता है। इस झील द्वारा बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। और इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरा हुआ जो निक्षेप है वो आता है, जो नमक का प्रमुख स्रोत होता है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? उड़ीसा में सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, जिसको चिल्का झील भी बोलते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। एक है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। और ये सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। और सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है, सिंचाई की दृष्टि से, मतलब 17.92 लाख हेक्टेयर। जबकि बिजली की दृष्टि से देखा जाए तो 57% लाभ हमारे मध्य प्रदेश को मिलता है, ये याद रखिएगा। अगला है, भाखड़ा नागल किसकी परियोजना है? तो भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों की एक संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा, पंजाब के नागल में सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा कहाँ पर है? हिमाचल का है। और नागल कहाँ का है? पंजाब का है। तो इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है। और इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील भी स्थित है। और भूकंपीय क्षेत्र में भी यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये भी याद रखना। विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध की बात की जाए तो ये भी भाखड़ा नागल बांध है। अगला है, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं बराकर बनाए गए हैं। बराकर जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। बराकर एक नदी है, कहाँ किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। और इन बांधों का जो निर्माण किया जा रहा है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही किया जा रहा है। कालयोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो जो कालयोंग जल विद्युत परियोजना है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये द्वीप समूह के बारे में कोई परियोजना की बात की जा रही है। कालयोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कालयोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के साथ मेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स अकेले करके कुछ नहीं होगा, तो मेंस भी करते जाइए। मेंस की नोट्स वैसे तो मेरा पूरा पैकेज आता है हर बारी, लेकिन अभी मैं सिंगल बना रही हूँ, पहले तैयार करती जा रही हूँ तो सिंगल ही अवेलेबल करवा रही हूँ। तो अपने मेंस की नोट्स बुक करवा दीजिएगा।
पोंग जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध। तो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध कहाँ पे बनाया गया है? ब्यास नदी पर बनाया गया है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से उद्गम होती है? तो ये हरी के वैराज से उत्पन्न होती है। कहाँ से? हरी के वैराज से। रावी नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय बांध स्थित है? रावी नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है। कौन सा? रंजीत सागर बांध। गिरना परियोजना कहाँ पर है? तो गिरना जो परियोजना है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थित है। निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सही है। मट्टूर बांध केरल में है, तो मट्टूर बांध केरल में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु में है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल में है, सही है। अलमट्टी कर्नाटका में है, ये भी सही है। जो मट्टूर बांध है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। इसको स्टैनली जलाशय भी बोलते हैं। मट्टूर को बोलते हैं स्टैनली। ये केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और 3 चरणों में इस पर 3 बांध हैं। एक तो है गांधी सागर बांध और एक है राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है और एक है जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? गांधी सागर चंबल में है, बिल्कुल सही है। जयाकवाड़ी गोदावरी में है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गंगा नदी पर नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पर है, टेरी भागीरथी पर। तो सी वाला इसका गलत हो जाएगा। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। इस बांध से निर्मित झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध जो कि हिमाचल में है, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित ये है और इसकी ऊंचाई 216 मीटर व लंबाई 518 मीटर है। इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे लंबा है। हीराकुंड लंबा है और भाखड़ा नागल ऊंचा है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगला है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर। गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है। कौन सी? गंग नहर, तो याद रखिएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, पीने की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक में ये आई थी। अगला है कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों के साथ एक साथ खेती गलत। 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना। पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ करना, ये सही है। दुधारू मतलब कैसी की वह पद्धति जिसके अंदर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं का भी उत्पादन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मिश्रित खेती। जैसे दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित नहीं होती है, पूरा डेयरी उद्योग इसमें शामिल होता है। मिश्रित कृषि कहलाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ जो पशुपालन की भी आय का स्रोत हो वो मिश्रित कृषि में आ जाता है। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो सुरती नस्ल पाई जाती है। कौन सी? सुरती नस्ल पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।